Hello everyone, we have Ayushman with us in the Gate Topper Talks. EPPS, he has cleared EPPSC Polytechnic lecturer with All India rank 22. एक सबसे अच्छी खासियत है इस 22 रैंक में कि ये 2022 में इन्होंने 22 रैंक लाई है। और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में दिया जाए तो ही हैज डन हिज स्कूलिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन देवरिया. He had done a matriculation in 2012 with a very good percentage, 95%. In 12th, he has secured 85% marks in 2014. इन्होंने इंजीनियरिंग अपनी नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्लीट की है 2018 में. सर 2019. That is the private college. So there is a myth कि private college वाले students कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, but he has proved that he can do everything. Once who is from private college, it doesn't matter. He has secured all India rank 22. That is very good achievement. और इनकी consistency इस बात को prove कर देती है कि Rome was not built in a day. Rome एक दिन में नहीं बना था. Because his consistency shows that he has a very good performance right from class 10. तो एक सबसे बड़ी सीख यहाँ से देखने को मिलती है कि आप एक consistent performer होना चाहिए. So Ayushman, congratulations from outside Engineers Academy team. Thank you, sir. Okay. So पहला सवाल आपसे है आयुष्मान कि what was the feeling when you heard that you have secured all India rank 22 in EPPSC Polytechnic lecturer? Yes. सर फीलिंग वाज क्वाइट गुड. मतलब इतने लंबे समय से हार्ड वर्क करते चले आ रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिला था, पर जब आपको अचानक आपका नाम अगर आपको लिस्ट में दिखता है तो काफ़ी खुशी होती है सर, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि मेरा नाम भी कभी लिस्ट में आए, तो अच्छा लगा सर. अच्छा, मतलब आपने 2018 में बीटेक किया? सर 2019. 2019 ओके. यस सर. अच्छा 19 में, और 2022 में आप ने मतलब यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर को क्लियर किया है. तो देयर इज अ ड्यूरेशन ऑफ 2 to 3 years here. तो इस दौरान में देयर मे बी सम अप्स एंड डाउन आल्सो. तो आप क्या व्यूअर्स को बताना चाहेंगे क्या अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किया? सर अभी तो मैं ट्रैक नंबर ऑफ एग्जामिनेशन का ट्रैक भी भूल चुका हूँ कि कितने एग्जामिनेशन में मुझे फेलियर मिले और सक्सेस मिले, लेकिन इतना मुझे याद है कि हर फेलियर से मैंने कुछ सीखा जरूर है, और मैं अभी जहाँ जिस मुकाम पे हूँ मेरे फेलियर्स ने ही मुझे बनाया है, तो उन सभी फेलियर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और बाकी ये जो सक्सेस मिली है उसी का रिजल्ट है. कितने आपने लगभग एग्जाम्स राइट डाउन किए होंगे गवर्नमेंट एग्जाम? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 एग्जाम्स होंगे. अच्छा, मतलब 30 से 40 एग्जाम्स देने के बाद आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिली है? यस सर. तो देयर इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर द व्यूअर्स कि सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि देयर ही हैड अचीव्ड आफ्टर 30 to 40. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फ्रस्ट्रेशन उनको पहले एग्जाम के बाद ही मिलना स्टार्ट हो जाता है. वो सोचते हैं ही कैन नॉट अचीव द थिंग. तो ही हैज डन कंसिस्टेंट वर्क, और ये इसके कारण ही ये 2022 में इन्होंने 22 रैंक लाई है. अच्छा, आप इस बात को सोचे थे 2022 में आप 22 रैंक ला रहे हैं, मतलब 2022 में 20 रैंक लाना, 22 रैंक लाना? 2 नंबर मेरा लकी नंबर है सर. वेरी वेरी नाइस 22. हाँ, ये क्योंकि कोइंसिडेंस है. यस सर. कॉलेज में मेरा रोल नंबर 2 ही था, तो हो सकता है डबल डबल. अच्छा, तो आप अच्छा कौन कौन से एग्जाम अपीयर हुए थे, कुछ बताएंगे क्या? सर जैसे मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई 2019 में, तो मेरा मेन फोकस जो था वो था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और कॉन्सिक्वेंटली गेट का एग्जाम भी साथ में चलता है, तो उसके लिए भी मैं अपीयर होता रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली. उसके अलावा जो वेरियस पीएसयूज अपना एग्जाम कंडक्ट करती हैं, जैसे भेल हो गया, एचपीसीएल हो गया, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, उनके लिए भी मैं साथ में अपीयर करता रहा, क्योंकि सिलेबस बेसिकली टेक्निकल सिलेबस सेम ही होता है, केवल हमको नॉन टेक के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी होती है. तो इन्हीं सब एग्जाम्स में अपीयर हो रहा था. अच्छा,
तो इन एग्जाम्स में सभी एग्जाम में सिमिलरिटी थी या कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं सभी एग्जाम्स में? सर देखिए मतलब किसी भी एग्जाम में जैसे कुछ होता है, एक टेक्निकल पार्ट होता है, एक नॉन टेक्निकल पार्ट होता है। तो टेक्निकल पार्ट बेसिकली सारे एग्जाम्स का सेम है। जैसे जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड एग्जाम है, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो होता है जिनमें हमको थोड़ा क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चाहिए होता है, उन एग्जाम को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। और जिनमें थोड़ा हमको थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा कमांड चाहिए, उसको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जो क्रिएटिव वाला है उसमें हम गेट एग्जाम, इसरो और बाक वाले एग्जाम्स को रख सकते हैं, जिसमें हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की जरूरत होती है। और ये थ्योरेटिकल नॉलेज वाले हैं, इसमें पीएसयू वाले आ जाएंगे, आईईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्री वाला। और जो एग्जाम है हमारे स्टेट एई वाले, उसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग यू कैन से द व्यूअर शुड वॉच दिस थिंग कि हमारे पास ये इन्होंने बताया कि दो कैटेगरीज में इन्होंने बांट रखा था एग्जाम्स को। एक तो जिसमें टेक्निकल्स के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वहां से एप्टीट्यूड स्किल्स जाते हैं, और एक नॉन एप्टीट्यूड वाले जहाँ पे थ्योरी पोर्शन ज्यादा कंसर्न होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्रिपरेशन करें तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, जो जैसा आयुष्मान ने बताया, तो दैट इज वेरी गुड। अच्छा, वन मोर थिंग, व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ योर पेरेंट्स? सर मतलब बचपन से देखा है कि पेरेंट्स मेरे लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, और मतलब खुद इतना एजुकेटेड ना होने के बाद भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरी एजुकेशन के लिए। और मेरी तरफ से भी था कि मैं इतनी मेहनत के बाद भी उनको आउटकम नहीं दे पा रहा था, कुछ जो जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आया तो काफ़ी हैप्पी मोमेंट था। कुछ देर के लिए वो इमोशनल भी हो गए, और फिर बाकी सबने ब्लेसिंग्स भी दी, जितने रिलेटिव्स वगैरह थे। ओके, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही होगी उनके द्वारा, गुड यस सर। वाइब्स, यस सर, दैट यू ऑब्वियसली। हैव क्लियर्ड योर एग्जाम। ओके, वेरी गुड, यस। वेरी गुड। अच्छा, कुछ व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यू हैव अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 1022 in also in GATE. यस सर। So that is again 1022. 22 is again coming at the end. यस सर। So there must be it must be certain lucky number for you. आई डोंट नो सर, इट कैन बी सम साइन ऑफ गॉड दैट ही इज सेंडिंग। Okay. And one more thing, the viewers will watch that he has cleared 4 times GATE. 4 times GATE. He has written GATE, cleared GATE 4 times. And this is the best rank 1022. अच्छा, पहली बार जब आपने GATE राइट डाउन किया था, what was your rank? सर 22,000 अगेन। 22,000 अगेन। इट्स एक 2200 से सफर 22 का ला दिया आपने, 0 0 को हटा दिया, यस सर। एंड दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। और अच्छा, 2200 से यहाँ पे ईपीपीएससी लेक्चरर्स ने 22 रन लाने में कितना हार्डवर्क करना पड़ा? सर 3 साल तो लगातार लगे रहना पड़ा, क्योंकि इस पेशेंस एंड परसिवरेंस इज द नेम ऑफ द गेम। सर इस गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई जो मेरे साथी थे साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, काफी फ्रस्ट्रेशन हो गया उनको, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और प्रिपरेशन को बीच में ही छोड़ के वो नॉन टेक फील्ड की तरफ शिफ्ट हो गए। क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी मतलब काफी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू दिस फील्ड, इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो वैकेंसीज डे बाई डे डिक्रीज हो रही है, तो इससे काफी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं अगर इस फील्ड में अगर कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि छोटी बड़ी सक्सेस मिलती रही है। ऑब्वियसली फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इन सक्सेस से मुझे मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने अब कंटिन्यू किया इसी फील्ड में, और करते करते हो गया सर। ओके, गुड, वेरी गुड। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने बोला कि कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा, यू शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेट कि आपकी एक अचीवमेंट के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, यू हैव टू चेंज योर लाइन। क्योंकि आप जानते हो कि एक पहले की कहावत है कि रतरी आवत जात थे सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास यस से सर। जड़मती हो जो सुजान, रतरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। यस तो सर। अभ्यास कंटिन्यूअस करते रहो, तो पत्थर पे भी निशान हो सकती है, तो वी कैन डू अ मिरेकल ऑल्सो। सर इससे रिलेटेड मेरे पास एक फनी एग्जांपल है, थोड़ा बताना चाहूंगा। हाँ, कुछ बताओ। समय पहले एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, उसका नाम था चांदनी चौक टू चाइना। तो उनमें यस। उनके एक टीचर थे जो उनको मार्शल आर्ट सिखाते थे।
तो उन्होंने एक बात बोली थी उनसे कि मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो ये बताता है कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, लेकिन उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए ताकि वो आपकी मेमोरी में मतलब आ जाए। तो यही बोलना चाहूंगा। Okay, so one of the more things you can see कि आयुष्मान used to watch the movie also, और वहां से मूवी से कुछ सीखता है। तो तो आप व्यूअर्स लोग भी आप इस बात को ध्यान रखें कि आप अपनी मतलब खुशियों को मतलब ऐसा नजरअंदाज ना करें। यू शुड कीप ऑन द थिंग, और वहां से लर्निंग करें, कुछ कुछ अच्छी लर्निंग करें ताकि वो, है ना। अच्छा, आप डेली रूटीन कुछ अपना बताओगे कि आप कितने आवर्स की स्टडी करते थे? सर अभी मतलब जैसे 2020 कोविड पीरियड से पहले मैं दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली घर पे पढ़ाई हो नहीं पाती इतनी मतलब। तो वहाँ मैं जैसे केवल सिर्फ प्रिपरेशन ही थी, तो ऑब्वियसली 10 to 12 आवर्स निकाल लेता था डेली। बट आफ्टर कोविड जब से मैं मतलब घर पे आया तो रूटीन थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब कंटिन्यूअस पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। तो आई यूज टू फाइंड हावर्स व्हेन देयर इज completely silence and I can focus, give some particular time. सो मैं कोशिश करता था कि सुबह 4 बजे उठ जाऊँ, तो उस समय थोड़ी शांति रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे घर के आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता है तो काफ़ी नॉइज रहती है। तो अर्ली मॉर्निंग 4 to 5 आवर्स एंड आफ्टर 9 PM आई यूज टू गिव 4 to 5 आवर्स। तो दैट वाज माय मतलब रूटीन। 8-10 घंटे की डेली स्टडी कर लेते थे? यस सर, बिकॉज आई वाज डूइंग ओनली प्रिपरेशन and not any job, so I had time, but it doesn't तो mean that those who are, yes sir, कैन यू से कि अगर इससे कम अगर कोई स्टडी करे तो वो सिलेक्शन पा सकता है? सर पा सकता है और पाया भी है कई लोगों ने। अच्छा, तो बट अकॉर्डिंग टू यू कि 8 घंटे की आपने स्टडी की थी, यस सर। ठीक है। तो इस 8 घंटे की स्टडी में मतलब मोटिवेशन के लिए क्या करते थे, क्योंकि इट इज वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ 4 आवर टू सिट ऑन द डेस्क। यस सर। तो सर कॉन्टिन्यूअस मतलब पढ़ाई नहीं करता था मैं, मतलब जैसे कॉन्टिन्यूअस बैठने से थोड़े हेल्थ इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं। तो मैं 1 घंटे पढ़ाई करता था और 5-10 मिनट का ब्रेक लेता था। उसमें मतलब जैसे मेरी कुछ हॉबीज है उनको फॉलो करता था, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन भी, रिक्रिएशन भी हो जाता था और मोटिवेशन भी बना रहता था। अच्छा, व्हाट इज योर हॉबी? सर हॉबीज, माई हॉबीज इंक्लूड दैट आई यूज टू लिसन टू मोटिवेशनल पोएम्स एंड माई अनदर हॉबी इज आई लाइक फ्री स्टाइल डांसिंग सर। ओके, तो मोटिवेशनल पोयम मतलब यस मोटिवेशन सर। पोयम आप मतलब पढ़ते थे या सुनते थे? सर सुनता था। अच्छा, कुछ मोटिवेशन पोयम हो जाए ताकि हमारे व्यूअर्स भी मोटिवेटेड हो जाए। हाँ जी सर, मेरे फेवरेट जो पोएट है वो है संदीप द्विवेदी जी। और उनके द्वारा लिखित एक रिसेंटली एक बहुत अच्छी पोयम मुझे मिली है, जो इस सिचुएशन के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो भी मेरे साथी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं, उनको शायद इससे कुछ मोटिवेशन मिले। तो ये पोयम इस प्रकार है। जीत तो ख्वाहिश है सबकी, हार रास आती नहीं, तब तक सफलता नहीं सच्ची, जब तक हार मिल जाती नहीं। होंगे ऐसे लोग भी जो कभी भी हारे नहीं, पर पास जाके उनसे पूछो क्या सचमुच वो हारे नहीं। होंगी अनेकों हार शामिल उनकी हर एक जीत में, होंगी अनेकों हार शामिल उनकी हर एक जीत में। हर पदक पाने से पहले देखी हार करीब से। है कोई नहीं ऐसा जो कभी हारा नहीं, तब तक सफलता नहीं सच्ची, जब तक हार मिल जाती नहीं। जिसने शिखर जीता छुआ, तुम कदम उसके मापना। जो वृक्ष फल लादे खड़ा है उसकी जड़ों को आंकना। वो कदम कितने घिस गए हैं मुश्किलों को साधने में, वो जड़ें कितनी ढह गई हैं इन फलों को लादने में। हमने इनको खड़े देखा, गिरना कभी देखा नहीं, तब तक सफलता नहीं सच्ची, जब तक हार मिल जाती नहीं। थैंक यू। Very, very good and motivating. So it motivated me also. So the viewers should also motivate कि और एक चीज आप ये भी देखो कि फेलियर्स आएंगे, और आपको मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ आपके पास साधन होने चाहिए। जैसे आयुष्मान ने साधन ढूंढ रखा है कि उसने पोयम सुनना स्टार्ट कर दिया, और जैसा आपने इनके मुंह से भी सुना कि ही हैव सेड अ पोयम दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग। यस अच्छा, सर। आपके जो उतनी फेलियर्स थी आयुष्मान,
जी सर। तो आपने रिटेन बहुत सारे एग्जाम्स का राइट डाउन किया था, तो रिटेन ये पहली बार क्लियर हुआ है, पहले भी क्लियर हो चुका है रिटेन? नहीं सर, पहले भी कई एग्जाम रिटर्न क्लियर हुए हैं और इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। अच्छा, मतलब यू फेल्ड एट इंटरव्यू? यस सर। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम you have joined the interview guidance program of Engineers Academy. यस सर। Okay. एंड इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल सर। जैसे मैंने पॉलिटेक्निक लेक्चर का जब मेरा इंटरव्यू था तो काफ़ी नर्वसनेस थी इंटरव्यू को लेकर कि कहाँ से गाइडेंस लूँ, कुछ अच्छा गाइडेंस मिल जाए, फीडबैक मिल जाए, जो मतलब अनबायस्ड फीडबैक होता है, जैसे थर्ड पर्सन जो देता है, वो मुझे इस इंजीनियर्स एकेडमी से मिला। जब मैंने एक इंटरव्यू दिया तो जो मुझे फीडबैक मिला, जैसे एचआर, एक मैम थी जो एचआर ले रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आंसर करते वक्त, जैसे टेक्निकल नॉलेज तो मेरी साउंड थी, सर ने बताया जो टेक्निकल थे से, लेकिन जब आंसर मैं कर रहा था तो काफ़ी हड़बड़ी में आंसर कर रहा था। तो उसको मैंने करेक्ट किया, एक पॉज लेके आंसर करना सीखा, उस पर काम किया अपना। और आंसर करते वक्त मेरे जेस्चर्स पॉस्चर्स कुछ सही नहीं थे, मतलब ऐसे ऐसे मतलब, तो उसको उस पर मैंने काम किया, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली सर। आंसर आप ही ने बताया था, एक टेक्निकल में आप थे सर। अच्छा, टेक्निकल में मैं था। जी सर। ओके। ओके, गुड। मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। जी सर। तो good. तो आप एक तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जैसा हम लोगों ने सवाल पूछा था यहाँ पे, और वहां पे जब आप अपियर हुए थे तो क्या कुछ मतलब सिमिलरिटीज थी वहाँ? सर मेरा इंटरव्यू तो टोटली मतलब अनएक्सपेक्टेड था। तो ऑब्वियसली टेक्निकल क्वेश्चंस तो थे मतलब पढ़े हुए, लेकिन जो चेयरमैन सर थे मेरे, श्री किशनवीर सिंह साकिया सर जी का पैनल था मेरा, जो चेयरमैन थे, तो उन्होंने मतलब नॉन टेक क्वेश्चंस थोड़े काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल टाइप के थे। जैसे उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताऊं, तो मेरा इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ तो जाते ही उन्होंने पूछा कि आपने, जो ये एग्ज़ाम था इसके सिलेबस में हिंदी का भी पार्ट था, तो उन्होंने पूछा आपने हिंदी तो पढ़ी ही होगी, तो मैं आपसे कुछ हिंदी के सेंटेंस देता हूँ, आप इनको करेक्ट करेक्ट करके बताइए। तो उनका जो पहला सेंटेंस था, अ, रेत के खेत में मैकेनिकल इंजीनियर खड़ा है। ये सुन के मुझे हंसी आ गई। वो बोले इसको करेक्ट करके बताइए, मुझे समझ अच्छा। में नहीं आया। उसके बाद कुछ उन्होंने इंग्लिश के सेंटेंस दिए, जैसे एचआर टाइप का होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं कि अ गुड हार्ट और अ गुड पर्सनैलिटी, विच वन वुड यू प्रीफर। सो आई सेड गुड हार्ट। ऐसे ही रिलेटेड कुछ अलग अलग क्वेश्चन उन्होंने पूछे। फिर मेरा जो टेक्निकल था, टेक्निकल पोर्शन, दो पैनल मेंबर थे टेक्निकल, उन्होंने मुझसे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे। तो मैंने बताया कि सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड उन्होंने मुझे डिजाइन ऑफ शाफ्ट से पूछा क्वेश्चन, और कास्टिंग लियानो मेथड से पूछा क्वेश्चन, जो हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में यूज करते हैं। और एक क्वेश्चन उन्होंने टॉर्सन से रिलेटेड पूछा कि किस पॉइंट पे फेलियर होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बट ये सर। तो हमारे तरफ से जो सवाल पूछे गए थे तो लगभग वह अच्छे लेवल्स के होंगे, जैसा ये आपने वहां सर। पे फील किया होगा। इट वाज गुड। ये सर। चलो, तो पीपल्स वांट टू नो कि व्हाट वाज द टफेस्ट टाइम इन योर लाइफ? व्हाट वाज द टफेस्ट टाइम कौन सा था आपका? ये सर, टफेस्ट टाइम मेरा ऑब्वियसली मतलब लोगों का फेलियर के बाद आता है, लेकिन मेरा सक्सेस के बाद आया था। क्योंकि जैसे मेरा 2021 में ईएससी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, एंड एट द सेम टाइम आई आल्सो क्लियर्ड एचपीसीएल रिटन एग्जाम। एंड फिर मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन कराना था। तो मुझे डिसाइड करना था, जैसे अगर मैं ऑपरेशन कराता तो एक मंथ के लिए मैं पढ़ नहीं पाता था, मतलब क्योंकि ईएससी मेंस प्रिपरेशन रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सिटिंग आवर्स एंड प्रैक्टिसिंग। तो मैंने डिसाइड किया कि ऑपरेशन करवा लेते हैं, और उसके बाद एचपीसीएल का एग्जाम थोड़ा इजी होता है, इंटरव्यू जाके केवल इंटरव्यू देना है तो दे दूंगा। तो उस वजह से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ऑन माई मेंस प्रिपरेशन, और लेकिन उसकी वजह से एचपीसीएल में भी मुझे वो खामियाजा उठाना पड़ा उसका। तो इससे ये सीख सकते हैं कि अपना डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लें, यही बोलता हूँ। ओके, तो एक चीज सवाल आपसे कि जो मतलब इसके पहले जितनी इंटरव्यूज आपने दी थी तो वहां पे फेलियर था, तो इंजीनियर्स एकेडमी वाज प्लेड अ रोल इन योर लाइफ, आई होप यस सो। सर। यस। यस सर, ऑब्वियसली। बिकॉज ओके, so what are the factors that keep you motivated during the
bad times? सर ऑब्वियसली वन ऑफ द फैक्टर्स वाज माय पेरेंट्स, जिन्होंने कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क किया है मेरे मेरे और मेरी एजुकेशन के लिए। और मेरे टीचर्स हैं जो काफ़ी मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे कॉलेज के टीचर्स, और भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए अच्छे टीचर्स हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, जब भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिला। और एक मेरा थोड़ा स्ट्रेंज मोटिवेशन है, इसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे आई वाज इन द फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज, और एक मेरे आई वाज राइटिंग विद अ ग्रीन पेन। तो मेरे एक Okay. सर थे, उन्होंने बोला कि ग्रीन पेन से केवल एक गैजेटेड ऑफिसर लिखता है। तो Okay. वो मेरा मोटिवेशन था कि ग्रीन पेन से एक दिन साइन करना है। तो अब वो पूरा हो गया सर, तो ग्रीन पेन से साइन करके के पूरा पेपर भर दिया था। प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर साइन करने की। अच्छा। आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर कुछ मैंने लिख के रखे हैं कुछ टिप्स अपने पेपर पे, तो मैं उनको बताना चाहूँगा पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट इस तरह करें कि उस एग्जाम का आप सिलेबस एनालाइज करें कि कौन सा पार्ट आपको आता है और कौन सा पार्ट आपको नहीं आता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप उसके पर्टिकुलर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज कीजिए। इससे आपको क्वेश्चंस का लेवल आइडिया हो जाएगा, और किस पैटर्न का, किस टॉपिक का क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहा है, इसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। और सेकंड चीज़ ये है कि जो भी आपने सिलेबस एनालाइज किया है, उसको आप कोशिश करें कि आप पूरा से पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करें, क्योंकि ये आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप कोई टॉपिक छोड़ने का अफोर्ड नहीं कर सकते। वैकेंसीज भी कम है, और आप अगर आप कोई टॉपिक छोड़ेंगे तो फिर आप कंपटीशन से ऑब्वियसली बाहर हो जाएंगे। और इस सिलेबस को पूरा करने के लिए आप केवल ऑथेंटिक सोर्सेज पे निर्भर करें, जिनमें आपको एकदम सही नॉलेज मिले। जैसे मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करता था जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में है, तो आप उन्हीं को रेफर करें और जो आपके कुछ कौन अच्छे कौन से नोट्स बुक्स मिल थे जाए। वो? कौन सर कौन से स्टैंडर्ड बुक्स? बुक्स, यस सर। जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम पीके नाग सर की एक बुक आती है, उसको फॉलो करते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए सेंजल बुक आती है। और मशीन डिजाइन वीबी भंडारी। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो उनको आप फॉलो करें। और यस सर, और So one उसको of the मतलब key things that one should know कि आयुष्मान ने बताया कि मतलब कोई भी टॉपिक को छोड़े ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और इसके लिए आप एक मतलब अच्छे से बुक्स की स्टडी करें, और किसी को चीज को टॉपिक वाइज। आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाया था क्या? हाँ सर, मैं उसी पे आ रहा था। जैसे शॉर्ट नोट्स मैं बनाना प्रीफर नहीं करता, क्योंकि उससे मतलब अगर आप किसी टॉपिक से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं प्रीफर नहीं करता। क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक को शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हैं और उसमें आपको डाउट आ गया, तो फिर आपको रेफरेंस बुक में जाना पड़ेगा। तो मैं जो मेरी स्टैंडर्ड बुक थी उसी में मार्क कर लेता था। लेकिन एक चीज़ मैंने की थी कि जो भी मैंने 3 साल में जो टेस्ट सीरीज दी हैं, उससे मेरी जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको मैं नोट कर लेता था। क्योंकि एक बार मिस्टेक करना तो अलाउड है, लेकिन आप उस मिस्टेक को अगर आप दोबारा कर रहे हैं तो वो एक ब्लंडर है सर, और वो आपको एक हैविली कॉस्ट कर सकता है इस एग्जामिनेशन में। सर तो मैंने 3 साल में जो भी मिस्टेक्स किए हैं, उसके लिए मैंने 3 कॉपी सर भर ली है। ये कॉपी मेरी मिस्टेक से भरी हुई है, वेरी और गुड। इन्हीं कॉपीज को मैं बार बार रिवाइज करता था, सारी मिस्टेक्स को, ताकि मैं इनको दोबारा रिपीट न करूँ। हाँ। कि आप जो है वो जो जो भी मिस्टेक आप करते हो उसको राइट डाउन करो, ताकि उस मिस्टेक को आप वापस ना करो। दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर गेटिंग सक्सेस, दिस मस्ट बी डन बाय पीपल। ये बहुत ही जरूरी की चीज है जो आयुष्मान ने बताया। तो आइदर यू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स और समथिंग लाइक दैट, कि आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स, इन्होंने लगभग एक मिस्टेक्स के रूप में शॉर्ट नोट्स बना रखे थे कि ये हमारा मिस्टेक है जो इसको हमने रिपीट नहीं करना है। एम राइट ऐसा? यस यस सर, यस सर। ओके। मतलब सर इस जर्नी से अगर आपको जितनी जल्दी मतलब क्लियर करना है, उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। उससे आप अपना हाँ, इम्प्रूवमेंट को आप एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं, और काफ़ी जल्दी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। वेरी की पॉइंट्स के मिस्टेक्स, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है कि एग्जाम देते हैं, वो मिस्टेक को नोट डाउन नहीं करते हैं और वो बार बार वो गलती वापस करते जाते हैं। यस सर। ठीक है। आपने मतलब अच्छा किया कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया, एंड ताकि आप इस बार अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू, क्योंकि आपके फेलियर जो पीछे की थी वो इंटरव्यू में थी।
क्योंकि Yes, आप yes. रिटन में तो अच्छा कर पा रहे थे, आपने इंटरव्यू में नहीं, मतलब का जी, sir. रीजन था। तो यहाँ पे आपने अच्छा किया, इट वाज अ वेरी गुड थिंकिंग फ्रॉम योर साइड। और would you like to suggest the future aspirant to join the engineering academy? Yes, sir, obviously. मतलब जो भी एस्पिरेंट हैं जो अपने इंटरव्यूज के रिलेटेड थोड़े डाउट में चल रहे हैं या कुछ उनको कंफ्यूजन है, जो भी गाइडेंस उनको चाहिए, अगर आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको एक थर्ड पर्सन व्यू मिल जाता है आपकी प्रिपरेशन का, कि आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन का लेवल क्या है। एक ऑनेस्ट आपको ओपिनियन मिलेगा कि आपको किस चीज़ पे आपको इम्प्रूव करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इंजीनियर्स एकेडमी के इंटरव्यू प्रोग्राम में आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हाँ इसको पर ट्राई करें जरूर। ओके, एक चीज आपसे, एक लास्ट सवाल आपसे, कि अगर आप प्रोग्राम को रेटिंग देनी हो आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी हो, हाउ मच यू गिव? सॉरी सर, आई कांट हियर योर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट? You have to rate the interview guidance program of Engineers Academy. यस सर। How much you will give out of 10? सर 11। Okay. So viewers should listen the thing that he said he 11 out of 10 he is giving 11. मतलब interview guidance program of Engineers Academy is very played a very crucial role in the life of IF1. So you also must join the Engineers Academy team, and there are all other program are running from Engineers Academy. You can watch the Nimbus Learning channel. सर एक चीज़ You और can बोलना subscribe. चाहूँगा। जैसे निम्बर्स लर्निंग का मतलब कुछ ऐसे ही था, जैसे इंटरव्यू के पहले कुछ आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ कोर्सेज भी चलते थे, जैसे कुछ सर लोग आके कुछ टॉपिक्स के कोर्सेज रहते थे, तो उनसे भी काफ़ी हेल्प मिली सर। तो उन सारे सर टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। Okay. And thank you from our side also that you watch the things and you grab the things, something good from our side. So one the key learning point from Ayushman that I said you earlier that Rome was not built in a day. He has consistently worked for a longer duration. So right from class 10 he is doing the consistent performance. तो एक बात आप लोग ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड बहुत है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से एट द लास्ट, वेयर देयर इज अ विल देयर इज वे। जहां चाह है वही राह है। आयुष्मान ने चाहा और he has got this the thing। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि ऊंचाई चाहे तो कितनी भी हो, लेकिन वहाँ गोल कितनी भी ऊंचा हो, लेकिन उनका चलने के रास्ते जो हैं हमेशा पैरों के नीचे है। जी सर। तो आपने उस मतलब एक एक कदम बढ़ा के उस गोल की तरफ जाना है। एंड दिस इज ऑल प्रूव्ड बाय आयुष्मान। So Ayushman, that is thank you from our side. So Okay, thank you for giving the time to Engineers Academy. Once again, the congratulations to you and your family. Okay, thank you sir। And Thank you I so hope much। so in the future you must clear your other future planning like EAC Yes sir। and something like that. That you said you are preparing for EAC. So आप clear करो उस चीज को and enjoy the present and feel the future in your life. Thank you sir। Okay. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.